नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। गोंडा पुलिस के एक आरक्षी चालक को सीएम योगी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। कर्नलगंज के प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट पर आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मसला क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल आरक्षी सुरेश यादव ने सोशल मीडिया पर गाने को पोस्ट किया था, जिस पर कई लोगों ने कमेंट कर अपना विरोध जताया। पुलिस ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए सुरेश यादव को सस्पेंड कर दिया और इसकी जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौंप दी। अमर्यादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। सीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने पर आरक्षी चालक सुरेश यादव को निलंबित कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत अचानक नवीन मंडी में बनाए गए मतगणना स्थल पर पहुंच गए। यहां मंडी में उन्होंने व्यवस्था देखी, क्योंकि मतगणना होने से 2 दिनों के लिए मंडी बंद रहेगी। इस दौरान किसान अपनी फसल को मंडी कैसे लाएंगे, इसका राकेश टिकैत ने पूरा जायजा लिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विपक्ष को आगाह किया कि विपक्ष खुद सचेत रहे और मतगणना स्थल की निगरानी करे, क्योंकि बीजेपी के पास हारने वाले उम्मीदवार को जीतने का प्रमाण पत्र देने की यूनिवर्सिटी है। हम तो मंडी में आए, यहाँ सब्जी देखेंगे 2 दिन यहाँ क्या बिकेगी। हमने तो किसानों को कहा 2 दिन की छुट्टी लागी हो, मंडी में तो मुझे लगे बंद रहेगी। दिखे उस दिन ये किसान सब्जी कहाँ बेचेंगे और ये करेंगे अपनी भाई वोट आठ दे रखी, उसकी गिनती ठीक करवाइयो। देखने आए यहाँ पे तो दोनों चीज यही है ना। हमने तो दे तो रहे ना, यही अपना निगाह रखियो, अपना भाई आ जाइयो यही अपना 2 दिन की छुट्टी करके, और अपने की वोट जिसको दी भाई उसके घर लोग को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अपना शहर में ही आ जाएंगे लोग, अपना ट्रैक्टर लेकर आइयो, अपना रोटी लेकर आइयो, शाम को सुहाड़ी और अगले दिन चूरमा, और अपनी भाई ज्ञानदेही लेकर आइयो। ये कह देंगे ना सर्टिफिकेट ले जाइए सुबह तू जीत गया, उसे भेज देंगे घर और देंगे किसी दूसरे को। बस इतनी निगाह रखनी। गाजीपुर की जमानिया कोतवाली पुलिस ने बीजेपी के स्थानीय नगर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता और साथियों को शराब बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4 पेटी बंद और 1 पेटी खुली शराब और 60,700 रुपए नगद भी बरामद किए गए। जमानिया में सपा के पूर्व मंत्री ओपी सिंह, बीएसपी से परवेज खान और बीजेपी की वर्तमान विधायक सुनीता सिंह के बीच त्रिकोणात्मक चुनाव हो रहा है और आरोप है कि जमानिया मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता इन्हीं के पक्ष में शराब बांटते हुए गिरफ्तार हुए। लोगों को शराब बांटते बीजेपी नेता गिरफ्तार हुए। सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश के 9 जनपदों में मिर्जापुर भी शामिल है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में जुटी पोलिंग पार्टियों को जिला निर्वाचन अधिकारियों और उनके सहयोगियों द्वारा रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 2267 मतदान केंद्र हैं, जिनके लिए पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पूरे जनपद को जोन और सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जो है 7वें चरण का अंतिम जो है वोटकास्टिंग होना है, और इस वोटकास्टिंग को लेकर मिर्जापुर जिला भी उसमें शामिल। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जो ये लास्ट चरण है, इसमें 9 जिले हैं, जिसमें से 54 विधानसभा हैं जहां पे कल जो है मतदान होना है, और मिर्जापुर में भी इसकी तैयारी की गई है। आज पोलिंग पार्टियां पॉलिटेक्निक से रवाना की जा रही है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं किस तरीके से, भाई साहब किस तरीके से व्यवस्थाएं करके रखी गई इस बार। देखिए, हमारे यहाँ पे कुल 5 विधानसभाएं हैं जिनमें कल मतदान होना है, और सभी जगह हमने मतदान केंद्र तैयार कराए हैं। 2268 हमारे पोलिंग पार्टीज हैं और उनका मूवमेंट अभी चालू हुआ है। इसके अलावा जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट है उनकी पर्याप्त तैनाती की गई है। 50% बूथ ऐसे हैं जिन पे हम वेबकास्टिंग भी करा रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उन पे हमने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। इसके अलावा सभी बूथों पे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अच्छा, जिस तरीके से नक्सल प्रभावित जनपद रहा है, तो उसको देखते हुए किस तरीके से आपकी तैयारियाँ हैं? हमारे यहाँ पे 109 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ते हैं,
हालांकि वहाँ वर्तमान में नक्सल गतिविधियाँ सक्रिय नहीं हैं, लेकिन हमने उन सभी बूथों पे एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस वहाँ केंद्रीय पुलिस बल की लगाई है। अच्छा, जिस तरीके से इस बार मतदान देखा जा रहा है कि प्रतिशत बहुत कम है, उसको देखते हुए किस तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने के आप लोगों ने बहुत सी एक्टिविटीज की, अब क्या है, किस तरीके से मॉडल और पिंक बूथ बनाए गए? देखिए, हमने इस यहाँ स्वीप के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियाँ की हैं और इसके अलावा हमने जैसे यहाँ पे मॉडल बूथ हम बना रहे हैं और सेल्फी पॉइंट भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। लगभग 250 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे वोटर्स के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं ताकि मतदाता उससे आकर्षित होकर बूथों पर आएँ और अपना मतदान का प्रयोग करें। नहीं, देखिए, मतदाता को घर से लाने के बारे में तो हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, मतदाता को चल कर के आना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये बताना चाहूँगा कि सभी जो मतदान केंद्र हैं वो लोगों के बहुत पास में है। नॉर्मली 1 किलोमीटर के एरिया में मतदान केंद्र मिल जाएंगे और हो सकता है कुछ क्षेत्र ऐसे हो जहाँ 2 किलोमीटर के एरिया तक मतदान केंद्र है। 2 किलोमीटर से अधिक कहीं भी दूरी पे मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है। ज़्यादातर मतदान केंद्र लोगों के आसपास के एरिया में बने हैं और एक मतदान केंद्र पे लगभग 1200 वोटर है, तो बहुत बड़ा एरिया वो नहीं होता है। तो उस हिसाब से मतदाता के बूथ जो है पास में पड़ेंगे, तो आकर के मतदाता अपना मतदान वहाँ पे कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, जिनका कहना था कि जो इस बार लास्ट चरण है उसके चुनाव के लिए देखते हुए हमने पूरी तैयारी करके रखी, जिला प्रशासन ने, जिला निर्वाचन ने पूरी तैयारी करके रखी है। लोग सुगमता से अपने वोट का मतदान करें और भारी से भारी संख्या में लोग पहुंच के अपने मतदान का उपयोग करें। इसके लिए उनको जो है जागरूक करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं। चुनाव के लिए जो है अंतिम चरण में मिर्ज़ापुर जिला पूरे 9 जिलों में शामिल है, जहाँ पे इस बार जो है आखिरी चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक से जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। अगर मतदाता की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर में कुल इस मतदाता जो 18,91,042 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 9,92,400, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,98,512 है और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी संख्या जो है वो 130 है और जबकि और जो दिव्यांग हैं उनकी संख्या मतदाताओं की जो है 13,413 है। अगर हम पोलिंग पार्टियों की बात करते हैं तो 2268 पोलिंग पार्टियां हैं, मध्य स्थल भी 2268 हैं। और जो सुरक्षा की बात करते हैं तो अभी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और जो है हमारे सेक्टर और जो है जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और जो यहाँ पे कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सभी लोग जो है मतदान मध्य स्थल पे समय से पहुंच जाएं। वहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। नक्सल प्रभावित जनपद जो आंशिक रूप से रहा है उसको देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, उनके साथ पूरी तरीके से फोर्स है, पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और साथ ही आपको बता दें कि जो आदर्श बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगजनों के लिए मतदान करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन का पूरा जोर है कि जो इस बार 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है उसके लिए पुरजोर व्यवस्था की गई है। सभी को जो है विभिन्न कार्यक्रमों से जो आकर्षित किया गया मतदाताओं को कि वो अपने मतदान केंद्रों में जाकर अपने मतदान का पूरी तरीके से उपयोग करें। पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर से इंडिया न्यूज के लिए आकाश दुबे की रिपोर्ट। आगरा की रहने वाली अमीशा राज यूक्रेन से सुरक्षित घर वापस पहुंच गई हैं। बेटी के घर पहुंचने पर परिवार में खुशी की लहर है। यूक्रेन में चल रही जंग की खबरों से परिवार चिंतित था। घर वापसी पर मेडिकल छात्रा अमीशा राज ने आप बीती सुनाई। अवधपुरी क्षेत्र की रहने वाली हैं अमीशा राज। और रशिया के बॉर्डर पे रहती हूँ, जो स्टेट है क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, MBBS की 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे जब अभी तक तो कुछ नहीं है, मतलब एक बार खबर आई थी कि बॉम्ब प्लांट हुआ है, तो वहाँ पे हमारे हॉस्टल्स खाली करके पूरा इंस्पेक्शन कराया था। पुलिस अपने स्नाइपर्स लेके आई थी। जहाज वहाँ पर ऊपर से निकल रहे होंगे तो आवाज़ यहाँ हाँ, फाइटर प्लेन्स जब ऊपर से निकलते थे तो हम लोग को डर लगता था, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि वो रशिया के साइड से जा रहे हैं या यूक्रेन से आ रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग डर में तो थे, बहुत दहशत थी। कितना घर पर लौटने का कितना आप वो करें? बस ये था कि अब बस पेरेंट्स की शक्ल दिख जाए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। कौन से लगातार सब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकलवाने के लिए लगातार ऑपरेशन गंगा जारी है। हमारे संवाददाता ने हंगरी से भारत लाए जा रहे लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं।
चलते हैं। मेरे साथ हैं वॉलंटियर्स जो लगातार काम कर रही हैं। ये हैं डॉक्टर रुचिका, शी इज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 7 days। रुचिका, लगातार 7 दिन से काम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? मैं डे 1 से जुड़ी हुई हूँ इसमें, और हमें डे 1 से अमृता शेरगिल कल्चर सेंटर और इंडियन एम्बेसी ऑफ हंगरी से डे 1 से इंस्ट्रक्शन जो आए कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए बल्क में, तो 80 लोगों का हमने लिस्ट रेडी किया था। और उसके बाद वो वॉलंटियर्स जो हैं डे नाइट 7 दिन वो हमसे जुड़े रहे, कहाँ नाइट शिफ्ट देना है सब कुछ मैंने मैनेज किया है, और कोऑर्डिनेटिंग और वॉलंटियरिंग हम कर रहे हैं। तो 5 बच्चे सबसे पहले हमारे पास आए थे चौप से, वो आए हमारे पास, वो अपने खुद आए हैं, वो ट्रेन से आए हैं न्यू गाती। तो वो 5 बच्चों ने हमें सारा सिचुएशन बताया कि ऐसे सिचुएशन है, और उन्होंने एक रूट मैप रेडी किया, और जो शायद पूरे इंडिया में, पूरे यूक्रेन में फेमस हो चुका है। मैं सबसे पहले उन सब बच्चों का थैंक यू कहना चाहती हूँ, 5 बच्चों का, वो सेफली इंडिया पहुँच चुके हैं। जब मौका मिला फेलो इंडियंस की मदद करने, तो हमने जितना हो पाया हमने किया। हम जॉब करते हैं, जॉब से जल्दी निकल के छुट्टी लेके जितना हो सके हम ट्राई कर रहे हैं मदद करने की। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो रात भर स्टेशन पे खड़े हैं, -2, -4, -5 डिग्री के तापमान में खड़े हैं, ठंडी में सिर्फ शिवर कर रहे हैं, रुक रहे हैं। ट्रेन आएंगे, उसमें से स्टूडेंट्स देख रहे हैं कोई इंडियन स्टूडेंट्स है कि नहीं है, अपना झंडा लहरा के खड़े हैं वहाँ पे। आ रहे हैं तो उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, बेसिक फ्रूट्स या कुछ खाना दे रहे हैं। फिर वहाँ से अकोमोडेशन के लिए अरेंज कर रहे हैं, कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे रुकाना है, वो सब देख रहे हैं। बसेस अरेंज कर रहे हैं, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे और भी वॉलंटियर्स हैं जो उन्हें खाना पीना दे रहे हैं, कर रहे हैं। सो वो सब वॉलंटियर्स की आई थिंक एफर्ट्स जो है वो बहुत। बिल्कुल, वॉलंटियर्स घर में खाना बना के यहाँ पे लेके आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को दे। उमा महेश्वर जी हैं यहाँ पे, आंध्रा से हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, आप कैसे संभाल रहे हैं सब? जी, पहले फर्स्ट 2 दिन में हमको थोड़ा इजी हो गया क्योंकि लोग कम हैं, लेकिन तीसरा दिन से हमारा साथ लोग कम है, क्योंकि हंगेरी जो एक देश है उसमें भारतीय समाज बहुत कम है। इंडियन स्टूडेंट्स जहाँ लोकल्स रह रहे हैं, वी आर वेरी स्मॉल इन नंबर, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा हमको ये संभालने में। एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग फ्रॉम द बॉर्डर, जैसे बॉर्डर से कहाँ कितना लोग आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारा पास नहीं है। ये बिगेस्ट चैलेंज है हमारे लिए और एम्बेसी ऑफिशियल्स के लिए, क्योंकि उनको खाना पीना और एकोमोडेशन अरेंज करना बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों को। तो उसको हमें हैंडल किया बिकॉज ऑफ हमारा बिगेस्ट फोर्स है स्टूडेंट और लोकल फोर्स है। यहाँ पे जो भारतीय समाज का लोग है बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया हमको। और दूसरा चैलेंज जो है, हमको पता है लोग बहुत स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं बहुत थक के आ गया, एंड दे डोंट हैव शेल्टर एट बॉर्डर, खाना नहीं खाया, ऑल दीज थिंग्स वी नो। बट लेकिन यहाँ पे वॉलंटियर्स कम है, हम जितना कर सकें वी आर डूइंग और बेस्ट। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंडियन पेरेंट्स को, मतलब जो भी लोग इंडिया पे हैं, प्लीज सपोर्ट अस एज मच एज यू कैन एंड गिव द मॉरल सपोर्ट। हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे आपका बच्चों के लिए, तो बट आप मॉरल सपोर्ट दे दीजिए सो दैट दे आर कंफर्टेबल। मेरे बच्चों का पासपोर्ट नहीं था उनके पास, कि उसको पासपोर्ट, वो वहाँ पे इवन हमने देखे एयरपोर्ट में वो लाइन में खड़े हैं, तो एक ने बोला कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। मैं फिर बोला सबको कि भाई साहब किसके पास पासपोर्ट नहीं है। तो 6-7 बंदे ऐसे निकले जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमारा वैनिटी बैग चोरी हो गई आते हुए ट्रेन में। जब हम जो बॉर्डर पे पहुंचे कोई ले गया हमसे, तो ले गया तो उसके पैसे था, उनका कार्ड था, पासपोर्ट था, सब मिस गया। तो वहाँ से फिर उन्होंने वहाँ से एयरपोर्ट से तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो बंदे थे उन्होंने लेके गए एम्बासी, फिर उनको बनाया गया जो टेम्पररी परमिट जाने के लिए, फिर उन्होंने फिर एयरपोर्ट से गया। बहुत तो ये देखा आपने कैसे ऑर्डियल फेस किया स्टूडेंट्स ने और वॉलंटियर्स ने यहाँ पे लगातार 7 दिन काम किया, और 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन इवैक्यूएटेड एज ऑफ नाउ। कुछ बच्चे हैं अभी जो बचे हुए हैं जो आ रहे हैं बुडापेस्ट, और उनका भी आज और कल में यहाँ से रवाना हो जाएगा इंडिया के लिए। तो एक कंसर्टेड एफर्ट जो है एमईए और वॉलंटियर्स का यहाँ पे हो रहा है बुडापेस्ट में। तो ये देखा आपने कि कैसे चैलेंजेस फेस किए, लॉजिस्टिक्स अरेंज किए। तो लगातार भी लगे हुए हैं। हरदीपुरी जो मिनिस्टर है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का, ही इज लुकिंग ऑल दिस अरेंजमेंट्स हियर। अभी 1-2 दिन में यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ से भारत वापस निकल जाएंगे। कैमरा पर्सन वेंकटेश परिमाल के साथ जयप्रकाश, इंडिया न्यूज के लिए बुडापेस्ट से।
यूक्रेन से वापस लौटे पिलखुवा के निशांत वर्मा से बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने उनके घर जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। निशांत वर्मा यूक्रेन के खार्किव स्थित मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। यूक्रेन से निकलने की दास्तां बताते हुए निशांत वर्मा ने बताया कि ट्रेन से 28 फरवरी को निशांत और उनके साथी लीचीव में पहुंचे, जहां से वो बस के जरिए पोलैंड पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पोलैंड में इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण काफी परेशानी हुई। जब वो भारत के बॉर्डर के अंदर आए तब उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस किया। कन्नौज के जिला अस्पताल में बंद पड़ा ट्रॉमा सेंटर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यहां शराब की सैकड़ों खाली बोतलें और बियर के केन पड़े मिले हैं। एक दिन पहले इसी ट्रॉमा सेंटर में लाखों रुपए की कीमत की दवाई और निडल मिली थी। लगातार ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग से मिल रही दवाइयों ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े घपले को उजागर किया था। अब शराब और बियर के केन मिलने के बाद यहां सजने वाली महफिलों के खेल को भी सामने ला दिया है। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहा है। ये जानकारी मुझे भी मीडिया से अभी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे इस तरीके के मादक पदार्थों के बोतलें और ये कैन्स वगैरह बरामद हुई हैं। मैं स्वयं जाके निरीक्षण करके वहाँ पे दिखवाऊंगा। ये ट्रॉमा सेंटर में अभी 108 एम्बुलेंस कर्मी रह रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में इनको यहाँ पे रहने के लिए दिया गया था और नीचे पुलिस चौकी भी बनी हुई है। परंतु मेरा मानना है कि अब ये कोविड काल खत्म हो गया तो ये ट्रॉमा सेंटर खाली होना चाहिए। ये गाजियाबाद में बीती रात एक महिला ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सुबह तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। महिला की कल देर रात ही मौत हो गई थी। मामला ट्रोनिका सिटी इलाके का है। 30 साल की मोनिका ने अपने 3 मासूमों को जहर देकर उनके साथ आत्महत्या कर ली, जिसमें 2 बेटियां शामिल हैं। मामला बीती रात सामने आया था, जिसके बाद सभी को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था। महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, मगर सुबह होते होते तक एक के बाद एक तीनों बच्चों की भी मौत हो गई। पुलिस जानकारी में पता चला है कि महिला का पति बीमार चल रहा था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। यह थाना टोनिका सिटी के अंतर्गत ग्राम इलायचीपुर में अमन गार्डन मोहल्ला पड़ता है। कल रात्रि 9 बजे ये सूचना मिली कि एक परिवार द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। वहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी ऑलरेडी परिवार में, और 2 बच्चों का इलाज जीटीबी दिल्ली चल रहा था। प्रारंभिक जानकारी की गई, पूछताछ में पता चला कि मृतक महिला द्वारा ही स्वयं और अपने बच्चों को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर हाथरस से सामने आई है। आपको बता दें, जहां सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सालों से वेतन न मिलने से नाराज है सफाई कर्मी, और सफाई कर्मचारियों का विभाग द्वारा जो बोनस भी रोक दिया गया उसको लेकर भी वो काफी ज्यादा नाराज है। 150 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका गया है और मांगे पूरी न होने पर हड़ताल भी करेंगे सफाई कर्मचारी, ये उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है। सफाई कर्मियों ने पुरानी कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। सालों से वेतन न मिलने से नाराज है सफाई कर्मी, तो वहीं उनका बोनस भी विभाग द्वारा रोक दिया गया है। 150 के करीब ये सफाई कर्मी हैं जिन्होंने आंदोलन किया है, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 150 से ज्यादा की संख्या में सफाई कर्मचारी यहां एकजुट हुए हैं और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि पुराना जो भी इनका बकाया भुगतान है, जो भी इनकी तनख्वाह है पूरे 1 साल से जो रोकी गई है, उसे जल्द से जल्द इन्हें दिया जाए, और जो बोनस विभाग द्वारा रोका गया है वो भी इन्हें तुरंत दिया जाए। साथ ही साथ इनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हड़ताल पर भी चले जाएंगे। 150 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, तो साथ ही साथ विभाग द्वारा इनका बोनस भी रोक दिया गया है। करीब 1 साल से इन्हें वेतन नहीं मिला है। सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मचारियों में रोष है। नो वर्क नो पे के तमाम जवाब देने के बावजूद आज तक वेतन नहीं आए। गलत तरीके से बोनस रोक दिए गए। दीपावली का बोनस होली पर मिला है और आज तक भी उन लोगों को बोनस नहीं दिए जिनको कोई कार्रवाई नहीं उनके सामने, उनको बोनस रोक दिए नाजायज तरीके से।
मेडिकल क्लेम तमाम कर्मचारी पड़े हुए हैं, कर्मचारी परेशान हैं। महीने का लास्ट में जाकर वेतन मिलता है और कर्मचारी त्राह पे। हमने ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का मैं पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, जिला मंत्री जी है प्रविंदर जी, हृदय चौटाला जी है जिला कोषाध्यक्ष और तमाम सम्मानित साथी हैं। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। भारी आक्रोश लोगों में। कल श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी महोदय हाथों को ज्ञापन 2 बजे दिया जाएगा। समस्याओं को लेकर सुनवाई नहीं होती है। 14 तारीख को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। नहीं सुनवाई होती है 21 तारीख से सांकेतिक धरना के साथ साथ अनिश्चितकालीन धरना विकास भवन घेराव करके चालू किया जाएगा। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। पीयूष जैन को 27 दिसंबर को डीडीजीआई टीम ने घर में 197 करोड़ की रकम छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से पीयूष जैन जेल में बंद है। गिरफ्तारी के 66 दिन बाद भी पीयूष जैन के बड़े बेटे प्रत्यूष जैन ने अपने वकील चिन्मय पाठक के जरिए जमानत देने की एप्लीकेशन लगाई थी। बचाव पक्ष के वकील ने 182 पन्नों की अपनी बेल एप्लीकेशन में इसे सिर्फ जीएसटी चोरी का मामला बताकर जमानत देने की अपील की थी। पीयूष के वकील का कहना है कि हमने अपने सारे तर्क अदालत के सामने रखे हैं और अब हम ऊपरी अदालत में जमानत के लिए अपील करेंगे। जैन की जमानत अर्जी हमने माननीय न्यायालय स्पेशल सीजीएम में दाखिल करी थी, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय एसीएमएम सेकंड में हुई थी। पर हमारी पूरी बातें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने हमारी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हम इस जमानत अर्जी दोबारा अपनी इससे उच्च न्यायालय सेशन कोर्ट में दाखिल करेंगे। जमानत के लिए आपने क्या ग्राउंड बनाया था और क्या कह करके कोर्ट में खारिज किया? हमारा जो मेन ग्राउंड था जमानत का, ये जीएसटी का मुकदमा है और इस जीएसटी के मुकदमे को जीएसटी के ही परव्यू में देखा जाना चाहिए और जिसके लिए हमें गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी के मुकदमा होने के बावजूद पूरे डिपार्टमेंट ने 60 दिन में जब अपनी चार्जशीट लगाई है तो आज तक डिपार्टमेंट हम पे पूरी चार्जशीट में 1 भी रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी दिखाने में असमर्थ रहा है। ऐसे में हमने माननीय निम्न न्यायालय से प्रार्थना करी थी कि इस आधार पर, इनके अलावा कई और आधार पर हमारी जमानत प्रदान कर देनी चाहिए। पर माननीय निम्न न्यायालय का आदेश मुख्य तौर पर उसमें रहा था कि जो कैश पकड़ा गया है अक्यूज्ड के घर से, पीयूष जैन के घर से, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का है। ऐसी हैवी अमाउंट के कैश पकड़े जाने पे जमानत नहीं देनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।